हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। आई एम योगिता सिंह, योर एसएसटी टीचर। बच्चों, आज हम जो है हिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है आपका कैसे, कब और कहाँ। इस चैप्टर में हम डेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि डेट्स जो हैं वो जो तारीखें होती हैं वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है और जो इसमें और दूसरे टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन सी तारीखें हैं, कब कौन सी तारीख में क्या हुआ। ठीक है, अवधिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमारा टॉपिक है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा को ताज पोशी हुई, यानी कि कब कोई राजा गद्दी पर बैठा, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन तारीखों पर ही गर्मागर्म बहस चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास की तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत ही उबाऊ है, पकाऊ है। ठीक है, बस तारीखें रटते चले जाओ इसमें। तो क्या इतिहास के बारे में धारणा सही है? क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं एसएसटी को पसंद नहीं करते हैं, हिस्ट्री को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, बस में और ये सबको ये लगता है कि बस डेट्स रटते रहो। ठीक है, बस इसमें तो यही है, तारीखें रटते रहो। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में बताती है। ये बात बिल्कुल सही है। आज भी अगर कोई घटना हुई है तो कल वो हिस्ट्री में आ जाती है। ठीक है, तो जो भी समय के साथ बदलाव होते रहते हैं वो सारा हिस्ट्री बन जाता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ किस तरह से थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही ऐसा रहा हो। लेकिन हमें कई बार उत्सुक हो जाते हैं और उससे ऐसे सवाल पूछते हैं कि जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आपने ये बात सोचते होंगे कि चाय कॉफ़ी का जो चलन है वो कब शुरू हुआ। ठीक है, रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में सवाल उठता होगा कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा कैसे करते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये सोचते होंगे कि किस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे। उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी जब अखबार नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे जहन में आती हैं कि ये सब चीज़ें कैसे होती थी पहले। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती आ रही। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सुबह, जैसे कि मान लिया आज हम चाय पीते, तो ये तो नहीं हुआ होगा ना कि चाय जो है वो एक डेट फिक्स थी कि उस दिन से जो है सबने चाय पीनी शुरू कर दी थी। नहीं, क्योंकि जो चलन है वो धीरे धीरे करके लोगों में आया होगा। ठीक है, इसी तरह प्रक्रियाओं की कोई स्पष्ट स्थिति नहीं होती है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना की बात करें तो कोई एक डेट नहीं थी जिस दिन सारे अंग्रेज़ जो हमारे भारत पर आकर उन्होंने कब्जा कर लिया, ऐसा भी नहीं है। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने आना शुरू करा, पहले व्यापार करना शुरू करा, फिर उसके बाद उन्होंने राज करना शुरू करा। ठीक है, तो हर एक चीज़ की एक प्रक्रिया रही है। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बदलाव भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में सिर्फ हम अवधि की बात कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर हम डेट्स की बात नहीं करते, वहाँ पर करते हैं एक टाइम पीरियड की बात कि इस टाइम पीरियड तक ये सब कुछ हुआ। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब एक खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को हम इतिहास माना जाता था, या इतिहास राज महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया था, किस साल उसका विवाह हुआ था, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने लड़ाई लड़ी, कब वो मरा। ठीक है, उसके बाद कौन सा शासन गद्दी पर बैठा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डेट्स में फिक्स होती हैं। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती हैं और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बन जाता है। जैसे कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आप देखते हैं कि हम अब इतिहासकार बहुत सारे मुद्दों और दूसरे सवालों पर भी लिखने लगते हैं और वे इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपने रोजी रोटी चलाते थे, ये क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाज़ार किस तरह से फैले, किस तरह से रियासतें बनी, नए विचार कैसे पनपे। ठीक है, संस्कृति समाज में किस तरह से बदली।
तो यह सारे चेंजेस जो हैं हमें हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। अब आपकी टॉपिक आता है कौन सी तारीखें। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, तो अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी जो हैं आपकी बदल जाती हैं। जैसे आप उदाहरण लीजिए, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, बहुत सारे गवर्नर जनरल बने हैं भारत में ब्रिटिश सरकार में। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होता है। यानी कि पहला जो गवर्नर जनरल बना ब्रिटिश भारत का, वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और आखिरी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल, जैसे कि पहला मैंने बताया आपका हेस्टिंग्स था, फिर उसके बाद बेलेजीरी बना, फिर बेंटिंग आया, फिर डलहौजी आया, फिर कैनिंग आया, फिर लॉस, लिटन, देन रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। तो ये सारे एक के बाद एक जो है पहले जो है ये जनरल गवर्नर के बाद फिर वायसराय तक ख़त्म हो गए। ठीक है, तो ये इनका एक के बाद एक आए। अब यहाँ पर देखिए, ये विज्ञापन है। विज्ञापन में भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापन में हमें अपने समझ में मदद मिलती है कि यह नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह से तैयार हुए और किस तरह की नई रुचियाँ चलन में आई। 1922 में लिप्टन की चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन, जो कि लिप्टन की चाय आज भी चलती है। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट 1922 में लिप्टन चाय का जो है ये एडवर्टाइजमेंट है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार अर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। तो राजकुमार अर्थर को ड्यूक ऑफ नॉट की पदवी दी गई थी। तो ये जो है एक चाय का ऐड है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है हमारे भारत में जो है ब्रिटिश भारत में जो गवर्नर जनरल बनी थी वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर जो है कहाँ तक आपकी ख़त्म हुई, इरविन तक आए, लॉर्ड माउंटबेटन तक आए। अभी देखिए कि इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय को का कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व, इन अधिकारी, उनकी गतिविधियाँ, नीतियाँ, उपलब्धियों के बारे में कि उन्होंने कौन कौन से काम करे, क्या अधिकारी बने, कौन कौन सी नीतियाँ चलाई, क्या क्या उन्होंने उपलब्धियाँ उनको हासिल हुई। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा है। ये ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन में बाहर कोई चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग चैप्टर्स का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौकठे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों के वर्गों और गतिविधियों पर किस तरह से ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास में कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्याय में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम चैप्टर्स में कुछ समझ से रहें। इसका मकसद कहानी को इस तरह से सामने लाना होता है कि आसानी से समझ में आ सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उस घटना पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मदद करता है। ठीक है, हम उस घटना को पढ़ते हैं जो पूरी कहानी का सार होता है। जो इतिहासकार गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियों कोई मायने नहीं रखती हैं। उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती है। फिर क्या जाए, जाहिर है हम अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, यानी कि जो टाइम पीरियड होता है हम उसे कैसे तय करते हैं। देखिए 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, 3 खंडों में उन्होंने एक वो बनाई थी, किताब लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नाम की किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया। कौन कौन से 3 कालखंड थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान लिया था। क्या आपको भारतीय समाज का इतिहास समझने के कई तरीकों समस्या दिखाई देती है? देखो, इसमें अंग्रेज़ों ने जो ये था, अर्थशास्त्री था क्या बोलते हैं, जेम्स मिल, उसने जो है भारत को जो है कितने खंडों में बांटा था? उसने बांटा था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कि भारत में जो है ये 3 ही लोग पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश।
इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों नहीं करते? इस तरह की वजह है हम इस दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच नए बदलाव का क्या महत्व होता है। अब मेरे को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता भारत में यूरोप के से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। यानी जब तक अंग्रेज़ नहीं आए थे तो हिंदू और मुसलमानों का तानाशाह चलता था। या चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन, अधिविश्वासों का ही बोलबाला था। तो मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की ओर ले जा सकता है। उनका मानना ये था कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारत को एक आधुनिक रूप में परिवर्तित कर सकता है। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक भी सुझाव दिया कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, ये उनका मानना था। इतिहासकार की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के इस दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि उस समय यही दो लोग थे। क्या इन सारे देश में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किस युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत थी? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और दो तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक ही धर्म नहीं होता था। अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटाकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं, ठीक है। हमारा जो इतिहास है वो 3 चीज़ में डिवाइड है, एक तो प्राचीन, एक मध्यकालीन और एक आधुनिक काल। तो हम जो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री वो कौन सी है? वो है आपका आधुनिक काल, ठीक है। क्योंकि प्राचीन हमने हिस्ट्री में 6th क्लास में पढ़ा, मध्यकालीन हमने 7th में पढ़ा और आधुनिक आपका पूरा 8th की हिस्ट्री है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इन किताब में देखेंगे, अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। अब बात करते हैं औपनिवेशिक क्या होता है। औपनिवेशिक का मतलब ये है कि जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया तो उसे हम क्या कहते हैं? औपनिवेशिक कहते हैं। औपनिवेशिक का मतलब होता है जब किसी एक कंट्री पर किसी दूसरी कंट्री का दबदबा बन जाता है और वो उस पर शासन करने लगता है तो उसे औपनिवेशिक कहा जाता है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो शासन भी क्या करता है, वो सारे अपने बदलाव भी लेकर आता है उस समाज में, ठीक है। वो कैसे बदलाव कर सकता है? वो जो है सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। तो इसका वैसे मैं अगर आपको प्योर डेफिनेशन बताऊं, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण कहते हैं। अब है इसका हम किस तरह जानते हैं क्या कि भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम कैसे जानते हैं? तो प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। क्या करता है? अभिलेख। सब कुछ किस में लिखे थे? अभिलेख में। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जाँच को साफ साफ लिखना, ठीक है। ऐसा करने से के बाद चीज़ों की अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन को संस्कृति पैदा हुई है। अंग्रेज़ों का ये भी लगता था कि तमाम
अहम दस्तावेज़ों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों के अभिलेख कक्ष में बनवा दी हैं। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके लिए अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, जिसे आर्काइव बोलते हैं, ये संग्रहालय संस्थान बनाए गए थे। अब देखिए इम्पोर्टेंट है, इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय, आप ये देखिए ये है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, ये 1920 में बनाया गया था। ठीक है, ये जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों के कितना भारी महत्व था। तो ये जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है कहाँ और कब बनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ये 1920 में दिल्ली में बनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण यानी कि सर्वे। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन बहुत ही महत्वपूर्ण था। अंग्रेज़ों को ये विश्वास था कि अगर हमें किसी देश पर शासन चलाना है तो हमें पहले उस देश को बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण तैयार किए। गाँव के राज्य सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षण में धरती की सतह, उनकी मिट्टी की जाँच की गई। ठीक है, उनकी मिट्टी की गुणवत्ता देखी गई, पेड़ पौधों के बारे में समझा गया, जीव जंतु के बारे में समझा गया। ठीक है, और 19वीं सेंचुरी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना की भी जाने लगी कि हर 10 साल में जनगणना होगी। जनगणना के जरिए जो है भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा जो है वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, ठीक है, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण और कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता है? रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर इस बात पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी तस्वीरों को भी हम ध्यान से देखना चाहिए। सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं, इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों के रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हम हमें यह समझ में आने लगा था, या हमें इसमें मदद नहीं मिलती थी कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों को तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित हो जाता है। इस लिहाज से लोगों को डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण महत्वपूर्ण, लोगों की आत्मकथाएँ और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे छपाई की तकनीक फैली, प्रिंट मशीन आई तो जो है बुक्स छपने लगी, अखबार छपने लगे, ठीक है, मैगज़ीन छपने लगी। नेताओं सुधारकों ने अपने विचार को फैलाने के लिए और कवियों ने उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को फैलाने के लिए जो है इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। ठीक है, जो अनपढ़ है वो तो कर ही नहीं सकते थे इन चीज़ों को। तो उनमें हमें ये नहीं पता लगा सकते थे कि आदिवासी और किसान खदानों में काम करने वाले मजदूर और सड़कों पर रहने वाले जो गरीब लोग थे वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश कर रहे हैं तो इस बारे में जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आने लगेगी। अब देखिए ये जो है ये 1857 का विद्रोह है जो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इस तस्वीर में क्या दिखाया गया है, तस्वीर को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इसमें चित्रकार की सोच पता चलती है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में ये जो है तस्वीर कई जगह दिखाई गई है। इस तस्वीर में नीचे लिखा है कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेज़ों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपका चैप्टर जो है बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।